बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 10 और टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर तो हमारा क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। तो ये चैप्टर नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं मिक्स्ड हैं, कोई बुक के कहीं पे जैसे कुछ कहीं से, तो मैं आपको इनकी पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, इसके लिए कुछ बेसिक्स पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। न्यूटन्स के लॉज का आपको पता होगा, जो हम मैट्रिक में भी पढ़ते हैं कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन हैं, 3 होते हैं लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के, तो उन तीनों को हम स्टडी करते हैं। तो जब हम फिज़िक्स में मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, जो चीज़ें मूव करती हैं उनको स्टडी करते हैं, तो उसमें 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक तो वो होती हैं चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मूव कर रही होती हैं, हम खुद मूव कर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक स्लो स्पीड से मूव कर रही होती हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करती हैं। जो लाइट है, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के अगर मूव करने की स्पीड है तो वो लाइट की स्पीड है। 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड कहते हैं हम इसको। तो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई और चीज़ इस दुनिया में मूव नहीं कर सकती, वो सिर्फ लाइट ही है। तो दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनका जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल होती है, दूसरी ब्रांच में हम उनको स्टडी करते हैं। जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए मैंने ये स्लाइड लिखी है, आप लोग इसको याद बेशक ना करें। तो जहाँ पे हमने हमारा बेसिक टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि जो न्यूटन के लॉज थे वो वैलिड हैं या नहीं वैलिड। तो हम देखते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है। इसके लिए आप कुछ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें। जैसे कि एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। जबकि इस गाड़ी के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कह रहे हैं, और ये सी है, ठीक है। ये ए और बी एक गाड़ी के अंदर स्टिल बैठे हुए हैं, इन्होंने सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे साकिन बैठे हुए हैं, कोई भी मूव नहीं कर रहा है इन दोनों में से। तो अब ए जो है वो कहता है कि बी तो बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ है, अपनी सीट पे बैठा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल अपनी जगह पे बैठा हुआ है। जबकि ये जो सी है जो बाहर खड़ा हुआ है, ये कहता है कि नहीं, जब मैंने पहले देखा तो बी यहाँ पे था, जब मैंने दोबारा देखा तो बी जो था वो तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच चुका था। तो इसका मतलब है जो बी ने यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव किया, तो बी तो मूव कर रहा है। देखिए बात तो ए की भी ठीक है, क्योंकि ए के मुताबिक तो बी बैठा हुआ था गाड़ी में, लेकिन ये जो सी है ये कहता है कि नहीं, गाड़ी मूव कर रही है तो मतलब बी भी मूव कर रहा है। वो तो इस जगह से, ये जगह थी जब पहले था वो, जब मैंने 1 मिनट के बाद देखा वो तो वो यहाँ पे पहुँच चुका था। तो वो बी जो है वो मूव कर रहा है, वो एक जगह पे स्टिल नहीं बैठा हुआ। तो अब बात ए की भी ठीक है, बात जो है वो ए वाला भी ठीक कह रहा है, बात सी भी ठीक कह रहे हैं, दोनों की बात ठीक है। लेकिन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है कि जो ऑब्जर्वर, जो बंदा ये बात कह रहा है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। अब ए जो है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, सी जो है वो गाड़ी के बाहर बैठा हुआ है। तो ये इन दोनों की बात में लड़ाई किस बात की है, इस बात की कि ये दोनों बैठे अलग अलग जगहों पे हैं। वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, गाड़ी के बाहर बैठा हुआ है। लेकिन इससे हमें एक बहुत अच्छी सी बात भी समझ आती है कि हम अपनी डेली लाइफ में भी क्या करते हैं कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर ही नहीं करते। हम कहते हैं हम ठीक कह रहे हैं, वो गलत है। तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ठीक होता है, तो हमें दूसरे की बात को भी कंसीडर करना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी ठीक कह रहा है, यहाँ पे बी भी ठीक कह रहा है, लेकिन इन दोनों के दरम्यान लड़ाई क्या है, वो अपनी जगह पे ठीक खड़ा होकर ठीक कह रहा है, वो अपनी जगह पे खड़ा ठीक हो रहा है। तो देखिए हमें डेली लाइफ की एग्जांपल भी मिलती है कि हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करना चाहिए। हो सकता है वो जिस पॉइंट से बात कर रहे हैं, वो जिस जगह पे खड़े हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बात ठीक हो। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बंदा खड़ा है गाड़ी में, उसने बॉल, उसके हाथ में बॉल है एक, और उसने उस बॉल को ऊपर फेंका है। ठीक है, अब उसने ऊपर फेंक के, जैसे हम बच्चे जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, बल्कि बॉल को ऊपर फेंक के नीचे कैच करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये बच्चा भी है, एक बंदा है गाड़ी में खड़ा हुआ है और ये बॉल को ऊपर फेंक के नीचे कैच कर रहा है।
यहाँ पे खड़ा है, जबकि दूसरा बंदा जो है वो ट्रेन के गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है और वो वहाँ से खड़े होकर चीज़ों को देख रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बंदा ये बॉल फेंक रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसने बॉल ऊपर फेंकी और नीचे कैच कर ली। जबकि ये बंदा जब देख रहा था तो जब इस बंदे ने बॉल ऊपर फेंकी तो गाड़ी इस जगह पे खड़ी थी, जब इसने कैच की तो क्योंकि गाड़ी मूव कर रही थी तो गाड़ी मूव करते करते यहाँ तक पहुँच चुकी हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि बॉल ने ये वाला पाथ फॉलो किया। ठीक है, बॉल इस तरह से नहीं गई, यूँ ऊपर नीचे नहीं बॉल ने मूव किया। अच्छा, बॉल ने किस तरह मूव किया, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई। ठीक है, बॉल यहाँ से यहाँ तक मूव करके गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बॉल ने ये पैराबोलिक पाथ इसको हम कहते हैं, इस तरह का जो होता है, इसने इस तरह का पाथ फॉलो किया। तो अगेन बात इसकी भी ठीक है, इसने जस्ट बॉल को ऊपर फेंक के नीचे कैच किया था। जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं, हम चीज़ को, कोई भी हमारे हाथ में चीज़ को ऊपर फेंक के नीचे कैच करेंगे तो हमें तो यही लगेगा ना कि हमने तो ऊपर फेंक के नीचे कैच कर ली। जबकि जो बाहर बंदा खड़ा है उसको क्या लग रहा है, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग, वो तो एक जगह पर खड़ा है, गाड़ी मूव कर रही है तो उसको ये वाला पाथ फॉलो होता नज़र आएगा। तो अगेन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो बंदा बात कर रहा है वो कहाँ पे खड़ा है। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन जाता है, ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर होती है ना, इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि कहाँ पे खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े होकर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ये डेफिनेशन दी कि द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व थिंग्स, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि फिजिक्स में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, एक्स वाई जी, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जी, और उसके अकॉर्डिंग हमने कहाँ पे खड़े होके ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया है उसको हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और बात, यहाँ पे एक्स वाई जी के अलावा एक वॉच लगी हुई है जो आपको नज़र आ रही है, तो मतलब यहाँ पे टाइम को भी कि किस टाइम पे और किस जगह पे खड़े होकर आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, इसको हम कहते हैं कि ये उस बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। जैसे कि इस वक्त अगर मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, मैं एक रूम में चेयर पे टेबल पे बैठी हूँ, तो मेरे जो रूम की वॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये चीज़ खड़ी है, ये चीज़ मूव कर रही है, ये कोई बंदा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वक्त मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो रूम है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। ठीक है, आप जहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, आपका वो रूम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर कोई बंदा गाड़ी में बैठा है, उसकी गाड़ी मूव कर रही है, वो गाड़ी के अंदर बैठा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस वक्त उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो गाड़ी है जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जिस जगह पे खड़े होकर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ मूव कर रही है, ये चीज़ स्टिल है, ये चीज़ कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ये लेफ़्ट जा रही है, ये राइट जा रही है, आप जहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे वो जगह जो होगी वो क्या कहलाएगी, उस जगह को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहाँ पे चीज़ों का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है उसका अपना एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन होप सो आपको याद भी होगा क्या होता है, जब किसी चीज़ की वेलोसिटी जो होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो बार बार चेंज हो रही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हम कहते हैं ये चीज़ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बार बार या ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि वो बिल्कुल एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, लाइक आपकी गाड़ी है 40 किलोमीटर्स पर आवर पे मूव कर रही है, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर पे मूव करती जाए, उसकी स्पीड कभी भी 40 से 45 या 35, 38 चेंज ना हो, जस्ट वो 40 पे मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये गाड़ी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। तो यही बात हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होती है, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड भी होता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है, मतलब कोई चीज़ अगर एक जगह पर स्टिल बैठी हुई है तो वो स्टिल रहेगी जब तक आप इसको मूव नहीं करते। यही है ना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कि कोई चीज़ अगर अपनी जगह पे है तो वो वहीं पे रहेगी जब तक आप उसको मूव नहीं करवाते। जब जैसे एक बॉल है ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो अब ऐसे तो नहीं होता कि खुद से मूव करने लग जाए, अनटिल आप उसको कोई फोर्स लगाएं, आप उसको पुश करें तो वो क्या होगी, बॉल मूव कर जाएगी। इसी तरह कोई भी चीज़ हमारे पास पड़ी होती है तो वो खुद से तो मूव नहीं करती तब तक जब तक हम उसको मूव नहीं करवाते। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो होता है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होता है।
इसमें न्यूटन्स के सब लॉज वैलिड होते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी जगह। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या थी? ऐसी जगह जहाँ पे खड़े होकर हम बात कर रहे थे। जैसे कि मैं रूम में बैठी हूँ तो मेरा रूम इस वक्त मूव तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। अगर मेरा रूम मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। या फिर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, अगर वो इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो एक ही जगह पे अगर 40 है तो 40 है हमेशा, तो उस वक्त आपका रूम, आपकी गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और क्योंकि वो गाड़ी आपकी एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वो क्या हुई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन अगेन, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी जगह जहाँ पे जिसका अपना एक्सेलरेशन मूवमेंट का ज़ीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो ऑब्जर्वर का या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हम कहते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जबकि दूसरी तरफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपकी गाड़ी क्या कर रही है? इस वक्त एक्सेलरेट कर रही हो, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो क्या होता है? हमें बार बार जंप लग रहे होते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं कि चेंजिंग वेलोसिटी है, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, और इसको हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल्स हम स्टडी करें तो वही जो मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी में बैठे हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो क्या हुआ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह हमारी जो अर्थ होती है, ये क्या होती है? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको कंसीडर करते हैं, जबकि ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बस आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो एग्जांपल्स आप अगर कर लें कि कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अर्थ जो है वो हमारी जो अर्थ होती है, जैसे कि हम रूम में बैठे हैं, हम जहाँ पे बैठे हैं तो ज़ाहिर है हम अर्थ पे होते हैं। अगर जब तक हम कोई गाड़ी वगैरह पे ना बैठे हों, तो हम अगर एक जगह पे बैठे हैं तो हम अपनी अर्थ पे बैठे हैं, तो हमारी अर्थ जो है वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल एक्सेलरेटिंग कार है, ठीक है। जब कार एक्सेलरेट कर रही होती है, या फिर वन ब्रेक्स अप्लाइड यूर पुश फॉरवर्ड वाइल नो फोर्स इज एक्टिंग, कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और यकदम से क्या होता है कि गाड़ी को ब्रेक लग जाती है, तो क्या होता है कि आप गाड़ी के आगे जाके हिट करते हो। गाड़ी स्टॉप हो जाती है, आप मूव करते रहते हो, तो गाड़ी के आगे जाके आप हिट करते हो, तो वो गाड़ी इस वक्त क्या है? जब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, यहाँ पे मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाया कि देखिए, हम जब बात कर रहे होते हैं कि हमारी कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है, तो हम किसके अकॉर्डिंग ये बात करते हैं? लाइक हमारा जो अपनी जो सोलर सिस्टम है वो मूव कर रहा होता है, हमारी अर्थ मूव कर रही होती है अराउंड द सन विद 1700 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो वेलोसिटी ऑर्बिट्स हैं वो खुद मूव कर रहे होते हैं। इवन हमारी गैलेक्सी जो होती है मिल्की वे, वो भी मूव कर रही है। तो हम किसके अकॉर्डिंग कह देते हैं कि हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है? हम कोई ना कोई इसका रेफरेंस चूज़ करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे खड़े होकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिनके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट्स लेते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप्स होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो मूव न कर रहा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होना ज़रूरी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल हमारी गाड़ी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई, या फिर हमारी अर्थ। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल अगर आप लें तो गाड़ी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही, जिसमें हम ब्रेक्स अप्लाई करें, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और आप गाड़ी के आगे जाके हिट करती हो। और हम इन सब मेजरमेंट्स को कैसे लेते हैं? रिलेटिव टू समथिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो हमारा एक टॉपिक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स के लॉज जो हैं वो 3 लॉज हैं। किसके बारे में हैं? कि जब प्लैनेट अराउंड द सन, सोलर सिस्टम आपको याद होगा क्या होता है? हमारा सन है और सन के अराउंड सब प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं।
सन के अराउंड हमारी अर्थ भी मूव कर रही है। मरकरी, वेनस, जुपिटर, सब जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन मूव कर रहे होते हैं। तो केपलर्स ने 3 लॉज दिए इसके प्लैनेटरी मोशन के। जब प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो उनके लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो है इसका द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हम इसको कहते हैं। सेकेंड लॉ द लॉ ऑफ एरियाज एंड द थर्ड लॉ द लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, 3 लॉज हैं इसके। फर्स्ट लॉ को हम अगर देखें तो इस फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है all planets move in elliptical orbits with sun at one focus। ठीक है, सब जो planets होते हैं वो कौन से ऑर्बिट्स में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जो एक शेप होती है जिसको हम बेज़वी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, ये वाली जो शेप होती है इस तरह से, जो हम ये जो एग शेप होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप या फिर बेज़वी शेप। एग शेप जो होती है, ठीक है, इसको हम एलिप्टिकल शेप कहते हैं। तो क्या कहता है हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, वो इस तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे मूव कर रहे होते हैं। और इन सब का क्या होता है, फोकस क्या होता है इनका? सिर्फ और सिर्फ सन होता है। सब जो हैं वो सन के अराउंड क्योंकि मूव कर रहे हैं तो इनके फोकस पे क्या होगा? सन ही होगा। डायग्राम देख लेते हैं इसकी। हमारे पास हमारा सन है, ठीक है, जिसका मैस क्या है? कैपिटल एम हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और हमारा एक ये वाला सन है, ठीक है, इसका मैस कैपिटल एम है। जबकि एक ऑर्बिट है जो कि स्मॉल एम मैस से मूव कर रहा है इसके अराउंड। तो जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि हम सिंपल में क्या पढ़ते हैं? एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे क्या होती हैं 2 चीज़ें, एसेंट्रिसिटी एंड सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ये जो इसको हम कह रहे हैं ए, ठीक है। ए का क्या मतलब है? ये जो ए है इसका मतलब है सेमी मेजर एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ एलिप्स हम इसको कहेंगे। दूसरी जो हमारी एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है, ये एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, 2 चीज़ें हम इसमें लेते हैं। एक सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स और दूसरी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके। एक हमारा सन ऑफ मैस कैपिटल एम, और ये जो ऊपर ऑर्बिट मूव कर रहा है इसका मैस क्या होगा? स्मॉल एम होगा। सन का मैस कैपिटल एम, इसका मैस एम। और क्योंकि ये दोनों इसका मैस बहुत ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मैस जो आपने भी स्टडी नहीं किया, जैसा बस याद कर लें कि सेंटर ऑफ मैस इनका क्या होगा? कहीं सन के करीब होगा। क्योंकि सन बड़ा है यहाँ पे तो सेंटर ऑफ मैस इनका सन के करीब ही होगा। और 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए, एक एसेंट्रिसिटी और एक को हम कहते हैं, और एक को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो सन है ये क्योंकि हमने कहा था लॉ में है कि सन जो होता है इसमें फोकस पे होता है, और सन यहाँ पे फोकस पे आ गया, और दूसरे हम उसके ऑपोजिट फोकस यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ऑपोजिट फोकस ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ें होप सो आपको याद करनी पड़ेंगी इसमें। एक तो सन और का मैस कैपिटल एम, इसका मैस स्मॉल एम, ये तो आपको याद रह जाए क्योंकि सन सबसे बड़ा यूनिवर्स में तो उसका मैस भी सबसे ज़्यादा है। जो भी ऑर्बिट मूव करेगा उसका मैस कम होगा और उनका सेंटर ऑफ मैस कहाँ बन जाएगा? कहीं सन के करीब। उसके बाद एलिप्टिकल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स जिसको हम ए कहते हैं, दूसरी हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स होती है, इसको हम ई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 2 चीज़ें हैं वो हैं एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। एपीहीलियन हम किसको कहते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस जो किसी प्लैनेट का सन से हो सकता है। अब देखें अगर सन यहाँ पे है तो ये वाला जो डिस्टेंस, और प्लैनेट यहाँ पे है तो जो इसका ये वाला डिस्टेंस ये होगा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो एक प्लैनेट का उसके सन से दूर हो सकता है अपने ऑर्बिट में रहते हुए, तो इसको हम कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो सन का जो सबसे, देखें ये प्लैनेट जो है अगर ये फर्ज करें एक पॉइंट पे यहाँ तो क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ये मूव करते हुए यूँ देखें मूव करते 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 एक पॉइंट आएगा जब ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो उस वक्त पे क्या है कि इसका डिस्टेंस सन से सबसे मिनिमम है। जब ये यहाँ पे है तो इस वक्त इसका डिस्टेंस क्या है?
सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है सन से, जब ये यहाँ पे है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पहुँचा मूव करते करते उस वक्त क्या है, इसका सन से सबसे कम डिस्टेंस है। तो जो कम डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन, और जो ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एपहीलियन। अब अगर आप इसको काउंट करें, मेजर करें, तो क्या होगा कि देखें ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये फोकस यानी सन से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम ए कह रहे हैं। अगेन ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम ई ए कह रहे हैं, जो ठीक है फोकस से लेके जो मिड का डिस्टेंस है, जो ऑर्बिट से लेके मिड का डिस्टेंस को ए, जो सन मिड फोकस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को ई, ये भी फोकस है क्यों, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या बना, ई ए। अब अगर हमने यहाँ पे एपहीलियन कैलकुलेट करना हो तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस ई ए, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एपहीलियन, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, इसका डिस्टेंस आर ए को हम लिखेंगे ए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ए और प्लस ई ए, ये दोनों हम ऐड करेंगे तभी हमारे पास आएगा ना एपहीलियन डिस्टेंस ए प्लस ई ए। तो यहाँ से अगर हम ए को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू 1 प्लस ई, और इसको हम कहते हैं एपहीलियन डिस्टेंस आर ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस ई, ठीक है। सेकंड, अगर हम कैलकुलेट करें ये जो पेरीहीलियन डिस्टेंस है, तो इसके लिए हमें क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है क्या है, ए, और यहाँ से यहाँ तक का भी हमें पता है क्या है, ई ए। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए आर पी को क्या करेंगे, ए टोटल डिस्टेंस, और अगर इसमें से हम ये वाला माइनस कर दें ए में से, देखें अगर यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है तो उसमें से अगर हम ये वाला माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है ना। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें ये वाला भी पता है, हमें ये वाला भी पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो ए माइनस ई ए हो जाएगा, और अगेन इसमें से ए को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरीहीलियन डिस्टेंस क्या होता है, आर पी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। देखें हमारे पास सन है जिसका मैस कैपिटल एम है, एक प्लैनेट उसके अराउंड मूव कर रहा है जिसका मैस स्मॉल एम है, और इनका सेंटर ऑफ मैस हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पे कहीं सन के करीब होगा। उसके बाद क्योंकि हम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ले रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनके अपने एक्सिस हैं। एक होता है सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम ए कहते हैं, एक होती है इसकी इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, इसको हम ई कहते हैं। ये सन जो है हमने कंसीडर किया था कि फोकस पे पड़ा हुआ है, फोकस से मिड तक का जो डिस्टेंस है इसको हम ई ए कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट फोकस है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हुआ, ई ए हुआ। जो प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट के मैक्सिमम से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है उसको हम सेमी मेजर एक्सिस ए कहते हैं। एपीहीलियन क्या होता है, जब ऑर्बिट मूव कर रहा है तो जो उसका सन से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम आर ए या फिर एपीहीलियन डिस्टेंस कहते हैं। और एपीहीलियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने की क्या इक्वेशन है, वह ए इंटू 1 प्लस ई, ठीक है। जब ऑर्बिट मूव करते हुए यहाँ पे पहुँचा तो उसका सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरीहीलियन, और पेरीहीलियन क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस ई, ठीक है। उसके बाद हमने एक बात लिखी हुई है कि अ सर्कुलर ऑर्बिट इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट विद ई इज इक्वल टू 0, कि जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा, अब एलिप्टिकल क्या चीज़ थी, जो ये शेप बन रही है ये एलिप्टिकल है, ठीक है। और सर्कुलर क्या है कि ये चीज़ एलिप्टिकल ये चीज़ है, ठीक है, और सर्कुलर ये चीज़ है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर होता है ना, ये इसका एक स्पेशल केस है जहाँ पे क्या होती है, ई जो था इसेंट्रिसिटी उसकी वैल्यू 0 होगी। तो जब इसके लिए हम फिर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एपीहीलियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस ई, तो क्योंकि ई तो हमने 0 कंसिडर कर लिया है, उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के इक्वल। इसी तरह पेरीहीलियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ए इंटू 1 माइनस ई हो जाएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो ए आ जाएगा। यानी किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एपीहीलियन डिस्टेंस हो या पेरीहीलियन डिस्टेंस हो, वो किसके इक्वल हो जाता है, ए, यानी सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल हो जाता है। और सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है कि ये अगर हमारा ऑर्बिट है तो इसके सेंटर से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको हम ए कहते हैं, ठीक है। तो ये था केप्लर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं कि सब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट उसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। और सेकंड जो इससे बात हमें समझ आती है वो ये है कि सर्कुलर ऑर्बिट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो बुक के पेजेस हैं दोनों टॉपिक्स के वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, उसको आप प्रिंट आउट ले लें बेशक।
तो उसको आप स्टडी करें। उसके बाद हमारे पास 2 लॉज रह गए हैं केपलर्स के, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और केपलर्स थर्ड लॉ। तो ये इंशाल्लाह हम कल कवर कर लेंगे इसको। यहाँ तक चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।